मित्रों, जैसा आपको पता ही है कि आज आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के यानी कि आपका जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी वैकेंसीज निकाल दी हैं। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है और हालांकि इसका सिलेबस प्रॉपर जो डिटेल सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन जैसा इन्होंने पैटर्न जारी किया है उस हिसाब से आप मान के चलिए कि सिलेबस में कोई कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, ना के बराबर होंगे। और जो पिछला सिलेबस था आप उसी को आधार मानकर अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। तो आज ये आरपीएससी जो है वो 2 पेपर लेती है। आपका जो ये फर्स्ट पेपर है ये तो होता है आपका कॉमन पेपर, जो कि सेम होता है। सभी लोग किसी भी विषय के हैं उनको ये पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो सेम देना पड़ता है। उसके अलावा आपका जो ये सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, ये होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि 3 घंटे का होता है और 150 प्रश्न इसमें आते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जिस सिलेबस के ऊपर, जिसकी पुस्तकों के ऊपर कि कौन सी पुस्तकों के द्वारा उसकी तैयारी की जा सकती है, तो वो है आपका हिस्ट्री। कि आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पीजीटी कह लीजिए या हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम है उसका क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, उसके अलावा हर पार्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं कि इनमें से कोई भी आप पुस्तक पढ़ें तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका ये जो सेकंड पेपर है इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला भाग है उसके अंदर आपका जो लेवल होता है, जो क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है वो सेकेंडरी लेवल है, यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रश्न होते हैं आपके 55 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का है, 110 नंबर का ये आता है। उसके अलावा जो सेकंड है वो है ग्रेजुएशन लेवल। ये जो ग्रेजुएशन लेवल का है इससे भी जो प्रश्न आते हैं वो 55 प्रश्न आते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है इससे ये लोग पूछते हैं केवल 10 प्रश्न, जो कि 20 नंबर के हैं। इसके अलावा जो अलग से 30, ये तो हो गया आपका टोटल 120 नंबर, जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। यानी कि अगर आप इतिहास का पेपर देने जा रहे हैं, इतिहास फर्स्ट ग्रेड का, तो वो 120 प्रश्न जो हैं वो इतिहास के पूछे जाएंगे। उसके अलावा 30 प्रश्न वो होते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके अलावा पेडागोजी, उसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके अलावा फिर आपका आईसीटी आ जाता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आजकल आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पर 2 ऐसे विषय हैं जिसको कि शामिल किया ही जाता है। एक है आपका आईटीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में अब शामिल किया जा रहा है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे, सिविल सर्विस का दे या फिर टीचर्स का दे। तो कुल मिलाकर के जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं 150 प्रश्न 300 नंबर के। और ये सभी जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो वो है आपकी 1/3। तो इस वजह से क्या है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ पड़ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है या पैटर्न कह सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम का एक पैटर्न है। अब इसका हम देखते हैं डिटेल सिलेबस में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि ये जो है आपका सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चैप्टर इसमें ऐड किया गया है वो है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंशियंट इंडियन कल्चर आपका। उसके अलावा आपके जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं, उसके अलावा आपके जो जियो स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज़ है, उसके अलावा आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। तो ये कुछ है जो कि आप देखेंगे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है, अगर आप कहीं और का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर नहीं होते, लेकिन इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। और यहाँ से पिछली बार आप मान के चलिए कि लगभग 4 प्रश्न पूछे भी गए थे।
उसके अलावा आपका फिर इंडस जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड चैप्टर है, जो कि आपके 12वीं में मिल भी जाएगा। उसके अलावा हाँ, लेकिन ये जो आपके ऊपर के जो ये चैप्टर हैं, ये आपको एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है, एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट ही आपका इंडस सिविलाइजेशन से होता है, हड़प्पा सभ्यता से वो शुरुआत ही करते हैं। तो आपके 12वीं कक्षा में ये नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जो चैप्टर मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, 6th में। तो आपको 6ठी कक्षा की जो पुस्तक है इतिहास की, वहाँ ये चैप्टर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप देखिए कि आपको महाजनपद मिल जाता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उसके अलावा पुराण। फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट जो शुरू कर दिया है 12th लेवल में, वो है आपका सल्तनत पीरियड। इन्होंने डायरेक्ट वहाँ से शुरू कर दिया है। तो उसमें भी आपको जो पढ़ना है स्टेट, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, जो डेवलपमेंट रहा है वो है। उसके अलावा आपका फिर भक्ति मूवमेंट है, सूफिज़्म है, कल्चरल सिंथेसिस है। उसके अलावा फिर आपका दिल्ली मुग़ल सल्तनत 12th लेवल में नहीं है। तो वो उसके बाद ये डायरेक्ट जो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उन्होंने वो स्टार्ट किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो यूरोपियन कंपनीज आई थी उसके बारे में है आपका, जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे उसके बारे में है। उसके अलावा आपका जो है वो है आपका 1757 से 1857, इसके दौरान जो स्टेब्लिशमेंट रहा है कॉलोनियल रूल का वो है। साथ में मराठा के बारे में है। उसके अलावा है आपका जो ग्रोथ है ये ब्रिटिश का यहाँ पर, उसके बारे में है। उसके अलावा फिर सीधे आखिर में आपका आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी उसकी मेकिंग, उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में। और उसके बाद फिर आपका सीधे स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जो है वो आप देखेंगे एंशियंट जो सिविलाइजेशन है उसमें नील की सभ्यता, ग्रीक की, रोम है, चाइना है। जिसमें नहीं है वो है, ध्यान देने वाली बात, वो है मेसोपोटामिया, वो यहाँ नहीं दे रखा। उसके अलावा आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो ये चैप्टर आपको जाहिर सी बात है कि 12th की बुक्स में मिल जाएंगे, लगभग ये चैप्टर मिल जाएंगे आपको वहाँ। आगे देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे कौन से चैप्टर को इसमें ऐड किया गया है। तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो चैप्टर ऐड किए गए हैं प्राचीन भारत से है आपका ये जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में है, कि उसमें किस तरीके से हर्यक वंश है, मौर्य है, आगे फिर जो सुंग है, सातवाहन है, गुप्ताज हैं, इन सभी। उसके अलावा आपका हर्षवर्धन। तो इसमें आपको जो फोकस करना है वो है आपकी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके अलावा आपका डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर, आखिर में आपका लिटरेचर और साइंस, ये इसमें जोड़ा गया है। आगे देखिए आपका जो आ जाता है वो है इमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेट और संगम एज। साथ में आपका इंडियन कल्चर अब्रॉड, जो बाहर जो इंडियन कल्चर जो फैला था तो उसके बारे में है। ये जो 2 चैप्टर हैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप कोई प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी कोई पुस्तक लेते हैं उसमें भी ये चैप्टर मिल सकते हैं, और साथ में अगर आप मध्यकालीन भारत की कोई पुस्तक लेते हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ये आप उन पुस्तकों से पढ़िए जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल से इसकी और ठीक तरीके से जानकारी दी हुई है। उसके बाद देखिए फिर आपका जो स्टार्ट होता है वो है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकाल में 12th लेवल में तो आपको दे दिया गया था आपका दिल्ली सल्तनत, यहाँ आपको मुग़ल दे रखा है। उसमें आपको इनकी पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोसाइटी, उसके अलावा वही सारे चैप्टर हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सभी चैप्टर इसमें ऐड किए गए हैं।
और इसके बाद फिर आपका सीधे ही स्टार्ट हो जाता है मुगल्स के बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की वो स्टार्ट होती है। तो ये है आपके चैप्टर इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कब से? तो वो है 1857 से पहले का। उसके अलावा फिर आपका 1857 है, उसके बारे में है। फिर आपका जो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म हुए उसके बारे में यहाँ दे रखा है, नेशनलिज्म, एजुकेशन के बारे में, प्रेस के बारे में। उसके अलावा जो एमिनेंट जो प्रमुख जो नेता रहे हैं उनके बारे में। फिर आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है जो कि 1885 से 1919 इस दौरान रहा, उसके बारे में दे रखा है। और आपको पता ही है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसके बारे में ज़्यादातर चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता है। उसके अंदर आपका किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और फिर आगे जा कर के इसका पार्टीशन हुआ, गरम दल नरम दल में बट गया आई 1907 में। और उसके बाद दोबारा से ये जो 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता हुआ वहाँ पे दोबारा से इसका विलय हो गया। और कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में जब तक गांधी जी एक्टिव नहीं हुए थे उससे पहले का आप कह सकते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो इसके अंदर है। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो इसमें आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये कब है? तो ये है आफ्टर 1858, यानी 1857 की क्रांति के बाद और भारत के आज़ाद होने तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका सीधे स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। और देखिए इसमें जो चैप्टर हैं आपके वो है आपका पुनर्जागरण। उसके अलावा है आपका अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। फिर वो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ जाता है। उसके अलावा फिर इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके बारे में चैप्टर है। और फिर आगे जा कर के आपका जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में है, क्या उसकी डिटेल रही है वो पढ़ना है। उसके बाद आपका जो जर्मनी में नाजिज्म आया, फासिज्म आया इटली में, उसके बारे में है। और फिर इसमें आखिर में है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके क्या कारण रहे, इसके क्या परिणाम रहे, उसके बारे में पढ़ना है। और आखिर में आपका इतिहास का जो सिलेबस है वो आ जाता है आपका पीजी लेवल का। तो देखते हैं उसमें क्या चैप्टर रहे हैं। इसमें जो पीजी लेवल पे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आपको पढ़ना है चोल, चालुक्य, पल्लव और इनके कंट्रीब्यूशन किस में है। तो मेनली आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटी भी पढ़नी है लेकिन मेन ये है। उसके बाद फिर आप देखेंगे सिख है, जाट है, मराठा है। और स्पेशली आपको पढ़ना है मराठा में शिवाजी के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके अलावा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और फिर आपका सीधे आ जाता है आपका जो मध्यकालीन भारत है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है। कहाँ पे? तो वह है पीजी लेवल पे। तो डायरेक्ट ही आपका आ जाता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है? तो वो है पूरी तरह से गांधीयन एरा के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें जितनी भी चीज़ें रहे हैं, साथ में जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो मेन कैरेक्टर रहे हैं स्वतंत्रता संघर्ष के, उसके बारे में सुभाष चंद्र बोस है, मौलाना आज़ाद हैं। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इन सभी के रोल्स क्या रहे हैं उसके बारे में अलग से पढ़ना है। इसके अलावा फिर है आपका मुस्लिम लीग और क्या रोल रहा है मुस्लिम लीग का पार्टीशन को लेकर के, जिन्ना का, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आखिर में स्टार्ट हो जाता है यूरोप का इतिहास। यूरोप के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, इनके बारे में यूरोप में किस तरीके से ये चीज़ें आई उसके बारे में। और फिर आपका आ जाता है रशियन रेवोल्यूशन,
चाइनीज़ रेवोल्यूशन, उसके अलावा फिर आपको पढ़ना है लीग ऑफ नेशन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये लीग ऑफ नेशन की जगह जो आया यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो है आपका इतिहास का जो पोर्शन है ये यहाँ पर सिलेबस ख़त्म होता है, और अब आपका आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, उसके अलावा आपका आईसीटी वाला चैप्टर जो है, पार्ट है, वो आ जाता है। तो इसका भी डिटेल सिलेबस है, वो आप देख लीजिए। बीएड आपने किया होगा तो उस समय ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी कि किस तरीके लर्नर के बारे में, टीचर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे आपने देखे होंगे। तो ये यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। आखिर में आईसीटी है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल सिलेबस है जो सेकंड पेपर है इतिहास का। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि किस पोर्शन के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसके लिए जो प्रमुख पुस्तकें हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को लेकर के, उसमें ये पहली आ जाती है आपकी उपिंदर सिंह, दूसरी आपकी पप्पू सिंह प्रजापत, उसके अलावा केसी श्रीवास्तव, एसके पांडे। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये कुछ पुस्तकें हैं, इनमें से कोई भी अगर आप ले लेते हैं तो आपकी ठीक तैयारी हो जाएंगी। इसमें जो ये आपका उपिंदर सिंह है, पप्पू सिंह प्रजापत है, केसी श्रीवास्तव है, ये किताबें काफ़ी ज़्यादा मोटी किताबें हैं। जैसे आप एसके पांडे तो आराम से 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं या उससे कम समय में भी हो जाएगी, लेकिन उपिंदर सिंह ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी किताब है। पप्पू सिंह प्रजापत ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादातर इसमें फैक्चुअल ही चीज़ें दी हैं। उसके अलावा केसी श्रीवास्तव, मेरे हिसाब से अगर आपके पास केसी श्रीवास्तव है तो ये इनमें सबसे सही विकल्प होगा। समय के भी हिसाब से अगर देखा जाए कि आपके पास अगर 3-4 महीने का समय है और इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, पहले पेपर की भी तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से देखें तो केसी श्रीवास्तव पढ़नी चाहिए। हालांकि इसमें एक ठीक ठाक समय लगेगा, अगर आप जॉब करते हैं फिर तो शायद पॉसिबल भी ना हो पाए क्योंकि रिवीज़न नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते और पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं इसी की, तो वहाँ पर फिर आपको केसी श्रीवास्तव ही पढ़नी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये आसानी से आपको पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, चीज़ें याद भी रहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से लगभग 40 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए 120 में से अकेले 40 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो इसकी एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से आपको केसी श्रीवास्तव, अगर ये नहीं है, अगर इनमें से कोई भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप केसी श्रीवास्तव खरीदिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में कौन सी पुस्तकें हैं। तो मध्यकालीन भारत में आपका हरीशचंद्र वर्मा की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ये छपती है, और ये 2 पार्ट में है, पहला व दूसरा पार्ट। तो ये पुस्तक हरीशचंद्र वर्मा की 2 पार्ट में आती है। पहले वाला है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में है, जो सेकंड है वो मुग़ल सल्तनत के बारे में है। तो अगली है सतीश चंद्र की, ये भी 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से ये भी उसी तरीके से 2 पार्ट में आती है। उसके अलावा वीडी महाजन है, एलपी शर्मा है, सौरभ चौबे है, और ये अब आई है पप्पू सिंह प्रजापत की, ये भी 2 पार्ट में है। मेरा मानना ये है क्योंकि पिछली बार यहाँ से आपके 19 प्रश्न आए थे, मान लीजिए 20 प्रश्न आए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ये किताबें पढ़ना, क्योंकि समय कम है, तो उस हिसाब से ये किताबें आपको छोड़ देनी चाहिए और इन किताबों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल किताबें, आसानी से आप इनको कवर कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए आपने सतीश चंद्र की पहले ही पढ़ रखी है, या हरीशचंद्र वर्मा की पढ़ी है, या पप्पू सिंह खैर प्रजापत की तो नहीं पढ़ी होगी क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो हाल फिलहाल में आया है,
तो ये तो मेरे हिसाब से रहने ही देना चाहिए आपका पप्पू सिंह प्रजापत। हाँ, लेकिन अगर आपने हरीश चंद्र वर्मा पढ़ा है, सतीश चंद्र पढ़ा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल वो चैप्टर पढ़ लीजिए जो सिलेबस में दिए हुए हैं, और अन्यथा आप वी.डी. महाजन, एल.पी. शर्मा या सौरभ चौबे में से कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं। और यही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मेरे हिसाब से ज़्यादा तो पूछ ही नहीं गए। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आगे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ लिया जाए। उसके बाद आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें अरविंद भास्कर जी की आती है पुस्तक 2 पार्ट में। उसके अलावा स्पेक्ट्रम है, ये तो सिविल सर्विस वाले भी बच्चे लगातार पढ़ते ही हैं। उसके अलावा आपकी ये है परीक्षावाड़ी, और उसके अलावा सोनाली बंसल की भी आती है किताबें, हिंदी में भी आने लग गई है। तो इसके अंदर सबसे जो बेस्ट किताब है वो है अरविंद भास्कर की। अगर आप इनकी किताब पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा है, वरना अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सीधे परीक्षावाणी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आएंगे और ठीक ठाक आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी पुस्तक पहले से पढ़ रहे हैं या आपके पास है तो आप वही पढ़िए, और अगर नहीं है तो आप परीक्षावाणी ले आइए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो डायरेक्ट आप परीक्षावाणी भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप कोई सी भी पढ़ रहे हैं तो सारी किताबें ठीक हैं। इसके बाद आपका आता है विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास से ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इसमें आपका जो अरविंद भास्कर जी हैं, इनकी पुस्तक आती है, केवल एक ही पार्ट है उसका। उसके अलावा जैन एंड माथुर की आती है और दीनानाथ वर्मा। लेकिन इन 2 किताबों में क्या है कि आपका जो प्राचीन जो विश्व का इतिहास है, यानी कि आपका जो प्राचीन जो इतिहास है वो इसमें नहीं है, वो आपको कहीं और से देखना पड़ेगा। लेकिन अरविंद भास्कर जी की किताब है, आप देखेंगे कि इन्होंने जो किताब लिखी है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही लिखी है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि जो सिलेबस में प्राचीन भारत हो, चाहे अप्राचीन भारत कह रहा हूँ, प्राचीन विश्व का इतिहास हो या आधुनिक विश्व का इतिहास हो, वो सभी चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और छोटी भी किताब है, लेकिन यह है कि फैक्ट इसमें ज़्यादा है, तो यह ठीक रहेगी किताब, क्योंकि ये सिंगल किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दीनानाथ वर्मा पढ़ रहे हैं पहले से, या आपने जैन माथुर पढ़ी है, तो आपको प्राचीन वाला अलग से तैयार करना पड़ेगा। ये दोनों किताबें भी ठीक हैं, और ये वाली लेकिन ये जो जैन एंड माथुर है ये काफ़ी मोटी किताब है। दीनानाथ वर्मा भी ठीक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए फ़िलहाल अरविंद भास्कर जी की किताब। अगर आप वो किताबें पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपका एक प्रश्न बैंक आता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। यूपी में चलता है वैसे तो ज़्यादातर ये, लेकिन ये काफ़ी अच्छी किताब है प्रश्न बैंक के लिहाज से। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन भी किया गया है, और जो भी मैंने किताबें देखी हैं प्रश्न बैंक की, उसमें सबसे ठीक फ़िलहाल मुझे लगी है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो अभ्यास करने के लिए आपको ये ज़रूर पुस्तक ले आनी चाहिए। उसके अलावा आर्य कंपटीशन जो टाइम्स है, ये तो लगभग सभी पढ़ते ही हैं। तो ये जो पुस्तक है ये एक तरीके से केवल नोट्स के रूप में लिखी गई है, और विश्व इतिहास तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ आपका जो भारत का इतिहास है वो कंप्लीट इसमें दिया है। और इसमें आप देखेंगे कि आप कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे तो ये एक तरीके से कई सारी किताबों का जो निचोड़ है, सार है, वो इसमें दिया हुआ है। तो जब आप किताबें पढ़ लेते हैं सभी पार्ट की एक एक, उसके बाद आपको आर्य कंपटीशन टाइम्स की भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल की तैयारी करने के लिए आर्य कंपटीशन काफ़ी ठीक किताब है। उसके अलावा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। तो आरबीएस की भी जो पुस्तकें हैं वहाँ भी अब एनसीईआरटी ही लगती है, और ज़्यादा संभावना एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछने की है। तो इस वजह से आप एनसीईआरटी लाइए। और एक है आपका जो मेरी तरफ से अलग से मैं आपको सुझाव दूंगा कि नितिन सिंघानिया की आती है भारतीय कला एवं संस्कृति। काफ़ी मोटी किताब है और काफ़ी इसमें चैप्टर भी हैं, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए अगर आपके पास है।
हालांकि ये सभी चैप्टर, ये सभी फैक्ट आपको उन किताबों में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नितिन सिंघानिया में इनको बड़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। प्रस्तुतिकरण काफ़ी ठीक है। उसमें भी मेरे हिसाब से ये वाला जो पहला ही चैप्टर है, भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड, ये तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप जैसे कि आपका ये है 14th जो चैप्टर है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके अलावा 24वां चैप्टर है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के। सिक्के से कुछ प्रश्न आते हैं। उसके अलावा है आपका 26वां चैप्टर, जैसे विदेशी यात्रियों की नज़र में भारत। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको, अगर नितिन सिंघानिया आपके पास है और आप पहले ही वो किताबें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से भी एक बार ये 4-5 चैप्टर जो हैं वो पढ़ लेने चाहिए। तो ये है किताबों की, पुस्तकों की सूची। इनमें से कोई भी किताबें आप ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।